नमस्कार, मैं रामनिवास सोईवाल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोईवाल सर में। आज अपन सॉलिड स्टेट का पार्ट नंबर 5 लेके आए हैं और इसमें अपन चर्चा करेंगे एक तो घनीय एकक कोष्ठिकाओं में अवयवी कणों की संख्या और इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे ठोसों में निबिड़ संकुलन। देखिए, हमारी हेडिंग रहेगी आज की घनीय एकक कोष्ठिकाओं में अवयवी कणों की संख्या। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने जो वीडियो का पार्ट नंबर 4 था उसमें हमने जो 7 क्रिस्टल तंत्र देखा था, उसमें जो घनीय क्रिस्टल था उसमें हमने 3 प्रकार की मात्रा कोष्ठिकाएं देखी थी। 3 कौन सी? एक तो आद्य को अपन सरल भी बोलते हैं। एक हमने देखी थी अंतः केंद्रित बोल दो या फिर इसको काय केंद्रित बोल दो। और एक हमने देखी थी फलक केंद्रित यानी घनीय क्रिस्टल। हम बात करें कि घनीय एकक कोष्ठिकाओं में अवयवी कणों की संख्या, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हम सरल घनीय एकक कोष्ठिका, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका और फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करेंगे। अब देखो, अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की जो स्थिति है वो कैसे होती है और किस स्थिति पर अवयवी कण का योगदान कितना होता है। तो देखो, मैंने एक डायग्राम बनाया और इसमें 4 एकक कोष्ठिकाएं दिखाई हैं। 4 तो ये हैं और 4 ही इसके ऊपर आएंगे। तो देखो, ये एक एकक कोष्ठिका है, इसमें 8 कोनों पर मैंने 8 अवयवी कण दिखाए हैं। 8 अवयवी कणों को 8 कोनों पे दिखा दी है। तो अब हमें पहले ये जानना होगा कि अगर अवयवी कण कोनों पर है तो उसका योगदान क्या रहेगा, फलक के केंद्र में है तो उसका योगदान क्या रहेगा, और अगर कोष्ठिका की काय में कोई अवयवी कण है तो उसका योगदान क्या रहेगा। तो देखो, पहले बात करता हूं मैं कोनों पर। मान लो अवयवी कण कोनों पर है। देखो, मैं इसकी बात करूं, इस अवयवी कण की, इसको मैं डैश डैश कर रहा हूं। अब देखो, इसको आप ध्यान से देखो, ये अवयवी कण इस मात्रा कोष्ठिका में भी आ रहा है, ये अवयवी कण इस मात्रा कोष्ठिका में भी आ रहा है, और ये अवयवी कण इस मात्रा कोष्ठिका में भी आ रहा है, और ये अवयवी कण इस मात्रा कोष्ठिका में भी आ रहा है। अब ये तो 4 हैं, 4 ऐसे इनके ऊपर भी आएंगी। तो इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि एकक कोष्ठिका के कोनों पर जो अवयवी कण होता है उसका एक कोष्ठिका के लिए योगदान कितना आएगा? 1/8। अपन कह सकते हैं कि कोनों पर अवयवी कण का योगदान कितना आएगा? 1/8। अब बात करता हूं मैं फलक के केंद्र पर। मान लो यहां पर कोई अवयवी कण है, मैं यहां लिख दूं फलक के केंद्र पर। अब देखो, इसको देखो आप ध्यान से, इस मात्रा कोष्ठिका का ये फलक लिया है, ये फलक इस मात्रा कोष्ठिका में भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। इसका मतलब इसका योगदान कितना हुआ? हाफ, यानी 1/2। और अब बात करूं मैं काय में स्थित होगा। तो जैसे मान लो इस मात्रा कोष्ठिका की बात करूं, इसकी काय बीच में होगी। ये किसी फलक का केंद्र नहीं है, ये इस मात्रा कोष्ठिका की काय है, मध्य बिंदु, मध्य भाग। अब देखो, इस अवयवी कण का योगदान केवल और केवल एक मात्रा कोष्ठिका के लिए ही होता है। तो अपन कह सकते हैं कि काय में स्थित कण का योगदान 1 होता है। तो ये बातें हमें पहले पता होना जरूरी है कि कोनों पर जो कण होंगे उनका हिस्सा 1/8 होगा,
फलक के केंद्र पर जो अवयवी कण होगा उसका हिस्सा 1/2 होगा, और यदि काय में है तो उसका हिस्सा एकमात्र कोष्टिका के लिए 1 होगा। अब हम घनीय एकक कोष्टिकाओं की बात करेंगे, और ये मैंने आपको बता दिया है कि घनीय एकक कोष्टिकाएं 3 प्रकार की हमने देखी थी। तो हम एक एक में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करेंगे। घनीय एकक कोष्टिकाओं में अवयवी कणों की संख्या, पहले अपन लेंगे, इसको मैं दे दूं नाम फर्स्ट। पहले अपन बात करेंगे आद्य घनीय एकक कोष्टिका, और इसी को बोलते हैं सरल घनीय एकक कोष्टिका, यानी इसको मैं बोल सकता हूं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। देखो इसका डायग्राम बना रहा हूं मैं। हमें पता है सरल घनीय एकक कोष्टिका में अवयवी कण केवल एकक कोष्टिका के कोनों पर स्थित होते हैं। तो देखो मैं कोनों पे क्या दिखा रहा हूं, अवयवी कण। अब देखो कोनों के अलावा कहीं पर भी अवयवी कण स्थित नहीं है, तो अपन कह सकते हैं कोनों पर स्थित कणों की संख्या क्या लिख दूं, 1। इसका मतलब क्या हुआ कि कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी रहेगी, 1 ही रहेगी। कुल अवयवी कणों की संख्या बराबर 1। तो अपन कह सकते हैं कि सरल घनीय एकक कोष्टिका में कुल अवयवी कणों की संख्या 1 होती है। सेकंड ले रहा हूं मैं, अंतः केंद्रित, या इसी को बोलते हैं काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका, और इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखो शॉर्ट में इसको बोलते हैं BCC। तो इस नाम को भी आप ध्यान में रखोगे, BCC। कई बार ये नाम ने पूछ के क्या पूछता है वो कि BCC में कुल अवयवी कणों की संख्या ज्ञात कीजिए, या BCC में कुल अवयवी कणों की संख्या बताइए। देखो संरचना बना रहा हूं मैं कि BCC में अवयवी कण कहाँ कहाँ होंगे। देखो हमें पता है कि काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में अवयवी कण कोनों पर तो होंगे, कोनों के अलावा एकक कोष्टिका की काय में भी अवयवी कण स्थित होता है। तो देखो पहले मैं कोनों पे दिखा रहा हूं, ये लो 8 कोने हो गए, और ये काय। तो अब हम कणों की बात करें तो पहले मैं कोनों की बात कर लूं। कोनों पर स्थित कणों की संख्या
देखो यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दी। यहाँ पे एक तो आएगा, लेकिन एक कैसे आएगा? एक आएगा 1/8 गुणा 8। देखो समझो इस बात को, हम थोड़े मिस हो गए कि 8 अवयवी कण हैं। हमने क्या बताया कि कोनों पर स्थित अवयवी कण का एकमात्र कोष्टिका के लिए हिस्सा कितना होता है? 1/8। तो 1/8 और कुल अवयवी कण कितने हैं? 8। तो यहाँ पे आएगा 1/8 गुणा 8। इसका मतलब 8 से 8 कैंसिल और 1, इसलिए हम कह सकते हैं कि कुल अवयवी कणों की संख्या 1 आएगी। ठीक है ना? ये थोड़ा सा मिस हो गए थे हम और हमने इसको देख लिया है। अब यहाँ पर आओ, कोनों पर स्थित कणों की संख्या देखो यही आएगी। क्या आएगी? 1/8 गुणा 8। 8 से 8 कैंसिल और 1। ये तो हमने केवल कोनों वाले कणों की संख्या ज्ञात की है। अब काय, मैंने क्या बताया कि काय में स्थित कण एक कोष्टिका के लिए उसका योगदान 1 ही होता है। तो अपन कह सकते हैं कि काय में स्थित कण की संख्या या कणों की संख्या 1 ही है। एक मात्र कोष्टिका के लिए 1 ही है, तो 1 आ गया। अब अगर कुल कणों की संख्या बात करें अपन, तो मैं लिख सकता हूं कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी आएगी? देखो एक तो ये और एक ये, यानी अपन कह सकते हैं 1 + 1 = 2। तो अपन कह सकते हैं कि काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में कुल अवयवी कणों की संख्या 2 होती है। अब बात करते हैं अपन तीसरी की। तीसरी हमारी रहेगी फलक केंद्रित। कौन सी रहेगी? फलक केंद्रित। तीसरी घनीय एकक कोष्टिका की अपन बात करेंगे, तो तीसरी कौन सी आएगी? फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। और इसको अपन बोलते हैं फेस सेंटर्ड। क्या बोलते हैं? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसको क्या बोलेंगे? FCC। तो इस नाम को भी आप ध्यान में रखोगे, क्योंकि यहाँ से कई बार पूरा नाम न पूछ के FCC पूछ लेता है कि FCC में कुल अवयवी कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। और हमें पता है FCC में अवयवी कण कोनों के अलावा फलकों के केंद्र में भी होते हैं। तो ये मैं FCC की संरचना बना रहा हूँ। देखो ये तो 8 कोने हो गए। ये तो 8 क्या हो गए? कोने। और अब ले रहा हूँ फलक। 6 फलक होते हैं। इस फलक का केंद्र ये रहा, इस फलक का केंद्र ये रहा, इस फलक का केंद्र ये रहा और इस फलक का केंद्र ये रहा। अब बात करूं पीछे वाले फलक की, तो इसका केंद्र ये रहा। अब कर रहा हूं सामने वाले फलक की, यानी इस फलक की बात, तो इसका केंद्र ये रहा। अब वही बात, पहले कोनों वाले कणों की बात करते हैं और बाद में फलकों के केंद्र वाले कणों की। तो पहले मैं यहाँ लिख दूं कोनों पर स्थित कणों की संख्या। कणों की संख्या क्या लिख दूं? 1/8 गुणा 8, यानी एक कण का 8वां हिस्सा है और कुल 8 कण हैं, तो 1/8 गुणा 8 = 1। अब बात कर लूं फलक
के केंद्र पर स्थित कणों की संख्या, कणों की संख्या। अभी हमने देखा था कि फलक के केंद्र में जो अवयवी कण होगा उसका हिस्सा 1/2 होगा, यानी वो अवयवी कण दो मात्र कोष्टिकाओं के संपर्क में रहता है। तो क्या लिख दूं मैं, 1/2 गुणा कितने फलक हैं, 6, तो 6 फलक हैं तो 6 अवयवी कण हो गए, यानी 6, यानी 3 आ गए। अब बात करूं कुल अवयवी कणों की संख्या, कुल अवयवी कणों की संख्या तो कितनी आ गई, 1 + 3 यानी 4। तो अपन कह सकते हैं कि फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में कुल अवयवी कणों की संख्या 4 होती है। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, इस नाम को भी आप याद रखोगे कि FCC में कुल अवयवी कणों की संख्या 4 होती है। तो ये हमने घनीय एकक कोष्टिकाओं में अवयवी कणों की संख्या की गणना कर ली है। 3 प्रकार की थी, सरल घनीय एकक कोष्टिका, दूसरी हमने देखी अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका, और तीसरी हमने देखी फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। अब देखो, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन, ठोसों में निबिड़ संकुलन। ठोसों में निबिड़ संकुलन, इससे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बताता हूं जो आगे काम आएगी। उप सह संयोजन, उप सह संयोजन संख्या बोल दो, या इसी को बोलते हैं समन्वय संख्या, समन्वय संख्या, यानी इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो ये क्या होती है, परिभाषा अपन देख लेते हैं इसकी, क्योंकि अभी हम जस्ट आगे क्या पढ़ेंगे, निबिड़ संकुलन, और उसमें क्या होंगे, उसमें क्रिस्टल में गोले एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। तो अपन क्या कह सकते हैं कि क्रिस्टल जालक में एक अवयवी गोला जितने अधिकतम गोलों को संपर्क करता है या जितने अधिकतम गोलों के संपर्क में रहता है, वह ही उसकी क्या कहलाती है, उपसह संयोजन संख्या। भाई एक गोला है, मान लो वो 4 गोलों के संपर्क में है, तो उसकी उपसह संयोजन संख्या 4 हो जाएगी। यदि एक गोला 2 गोलों के संपर्क में है तो उसकी उपसह संयोजन संख्या 2 हो जाएगी। मान लो एक गोला 6 गोलों के संपर्क में है, यानी 6 गोलों को टच कर रहा है, तो उस स्थिति में उसकी उपसह संयोजन संख्या 6 हो जाएगी। तो अपन क्या कहेंगे कि क्रिस्टल जालक में एक अवयवी गोला जितने अधिकतम गोलों को संपर्क में करता है या जितने अधिकतम गोलों के संपर्क में रहता है, उनकी संख्या ही उस गोले की उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। तो इस डेफिनेशन को भी आप याद रखोगे, उपसह संयोजन संख्या। अब हम कर रहे हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर की नई हेडिंग, वो रहेगी ठोसों में निबिड़ संकुलन। ठोसों में निबिड़ संकुलन। देखो हेडिंग अच्छी है, दिखने में ऐसे लगती है कि क्या पता ये टॉपिक हार्ड है, लेकिन बहुत ही इजी है। ठोसों में निबिड़ संकुलन, यानी अपन इसको कहेंगे क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स, इन सॉलिड्स। देखो क्या है क्या चीज़, पहले इसको अपन समझते हैं। देखो अपन ये कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था इस प्रकार से होती है कि उनमें
रिक्त स्थान न्यूनतम रहे और क्रिस्टलीय ठोस का स्थायित्व अधिकतम रहे तो उसी व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? ठोसों में निबिड़ संकुलन। अपन इसको और भी सरल भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि उनके मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम रहे तथा उसका स्थायित्व अधिकतम रहे। तो अवयवी कणों की यह व्यवस्था ही ठोसों में निबिड़ संकुलन कहलाती है। अब बात करते हैं कि ठोसों में निबिड़ संकुलन होता कितने प्रकार का है। तो अपन कह सकते हैं कि ठोसों में निबिड़ संकुलन 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का कौन कौन सा होता है? पहले मैं तीनों के नाम लिख रहा हूं। पहला होगा एक विमीय। एक विमीय यानी पहला होगा एक विमीय निबिड़ संकुलन। एक विमीय निबिड़ संकुलन यानी इसको मैं बोल सकता हूं क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। दूसरी बात करूं मैं द्विविमीय। क्या बोल दूं? द्विविमीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय निबिड़ संकुलन यानी इसको मैं बोल दूं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। और तीसरी मैं बात करूं तो आएगा त्रिविमीय निबिड़ संकुलन यानी इसको हम कह सकते हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। देखो ठोसों में निबिड़ संकुलन 3 प्रकार का होता है। एक विमीय निबिड़ संकुलन यानी क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। द्विविमीय निबिड़ संकुलन यानी क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन यानी क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। पहले हम चर्चा करेंगे एक विमीय निबिड़ संकुलन की। एक विमीय निबिड़ संकुलन की ले रहा हूं मैं फर्स्ट एक विमीय निबिड़ संकुलन। देखो पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक बता दूं। हमें पता है 3 विमा यानी 3 एक्सिस ये होती हैं। ये इधर नहीं है, ये इधर है सामने ऐसे। लेकिन हम बोर्ड पर केवल 2D स्ट्रक्चर कोई बना सकते हैं, 3D को नहीं बना सकते। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है। यानी एक विमीय यानी एक बात तो स्पष्ट है कि जो अवयवी कण होंगे ना वो एक विमा के सापेक्षी होंगे। चाहे वो ये हो सकती है, चाहे वो ये हो सकती है, चाहे वो ये हो। जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ कि ये लो, यानी ये जो अवयवी कण मैंने दिखाए हैं ये केवल अक्ष के सापेक्षी हैं। तो ये जो कणों की व्यवस्था इसे हम क्या बोलते हैं? एक विमीय निबिड़ संकुलन। तो देखो अपन क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में गोले पंक्ति में इस प्रकार से व्यवस्थित किए जाते हैं कि एक गोला अधिकतम 2 गोलों को स्पर्श करें। जैसे मैं यहां पे बनाऊं, ये मैंने एक विमीय निबिड़ संकुलन दिखाया है।
मान लो मैंने ये गोला ले लिया, अब देखो ये जो गोला है ये इस गोले को संपर्क कर रहा है और इस गोले में, यानी अपन कह सकते हैं कि ये गोला इन दो गोलों के संपर्क में है। तो इसका मतलब यहाँ पर गोलों की जो उपसह संयोजन संख्या है, उपसह संयोजन संख्या वो कितनी आएगी, 2 आएगी। अरे भाई चाहे इस गोले को ले लो, इसको ले लो, किसी भी गोले की बात करें, यानी एक गोला केवल अधिकतम 2 गोलों को संपर्क कर रहा है, तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर उपसह संयोजन संख्या 2 रहेगी। तो ये हो गया हमारा एक विमीय निबिड़ संकुलन, यानी एक विमा में अवयवी कणों की व्यवस्था होती है। बात करते हैं सेकंड, द्विविमीय। निबिड़ संकुलन, यानी क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब देखो द्विविमीय निबिड़ संकुलन को समझने से पहले हमें एक विमीय संकुलन को भी याद रखना होगा। ऐसे ही फिर अपन इसके नेक्स्ट बाद में देखेंगे, इसके आगे त्रिविमीय। तो त्रिविमीय को समझने के लिए हमें द्विविमीय निबिड़ संकुलन याद रखना होगा। देखो अभी हमने एक विमीय में क्या देखा कि अवयवी कण केवल एक विमा यानी एक अक्ष के सापेक्ष स्थित होते हैं। तो अब हम द्विविमीय निबिड़ संकुलन को कैसे बनाएंगे, यानी इसमें हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में जो एक विमीय निबिड़ संकुलन होता है उसकी पंक्तियों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। जैसे मान लो एक पंक्ति है, फिर दूसरी पंक्ति आ गई और फिर तीसरी पंक्ति आ गई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द्विविमीय निबिड़ संकुलन में एक विमीय निबिड़ संकुलन की पंक्तियों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और इसी के आधार पर यानी रखने के आधार पर ही द्विविमीय निबिड़ संकुलन 2 प्रकार का होता है। तो अपन कह सकते हैं कि यह 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। अब कैसे होगा, कौन कौन से प्रकार होंगी, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ए पार्ट। पहला होगा द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। देखते हैं, यानी अपन कह सकते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। देखते हैं, देखो अभी मैंने क्या बताया कि एक पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति को रखा जाता है, फिर दूसरी के ऊपर तीसरी को रखा जाता है, यानी पंक्तियों को जो रखने की व्यवस्था है उसी के आधार पर इसके 2 प्रकार डिवाइड किए गए हैं। पहला कौन सा लिया है मैंने, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन, यानी हम इसमें सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि इस प्रकार के द्विविमीय निबिड़ संकुलन में एक पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति के गोलों को इस प्रकार से रखा जाता है कि दूसरी पंक्ति के गोले ठीक पहली पंक्ति के गोलों के ऊपर अपना स्थान ग्रहण करें। देखो अपन अभी डायग्राम से इसको समझते हैं। मैं बना रहा हूँ द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। देखो पहले मैं पहली पंक्ति बना रहा हूँ, ये एक पंक्ति हो गई है। अब मैं दूसरी पंक्ति के गोलों को रखूँगा तो ठीक इनके ऊपर आएंगी। कैसे, ऐसे आएंगी,
और अगर अब मैं तीसरी पंक्ति के गोलों को रखूं तो तीसरी पंक्ति के गोले दूसरी के ठीक ऊपर आएंगे। ये देखो ठीक ऊपर आ रहे हैं। और अगर अब मैं चौथी पंक्ति के गोले रखूं तो वो तीसरी के ठीक ऊपर आएंगे। मान लो इसको मैं फर्स्ट पंक्ति, इसको मैं सेकंड पंक्ति, इसको मैं थर्ड और इसको फोर्थ नाम दे दूं। यानी ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति और ये चौथी पंक्ति। अब देखो मैं कोई सा भी ये गोला ले रहा हूँ, जैसे मैं ये गोला ले लिया मैंने। अब देखता हूँ कि ये गोला कितने गोलों के संपर्क में है। तो ध्यान से देखो आप, ये गोला एक तो इसको इसको स्पर्श कर रहा है, एक इसको स्पर्श कर रहा है और एक इसको स्पर्श कर रहा है और एक इसको। देखो मैं दिखा रहा हूँ, एक तो इसको स्पर्श कर रहा है, एक इसको स्पर्श कर रहा है और एक इसको और एक इसको। यानी हम कह सकते हैं कि इस निबिड़ संकुलन में एक गोला अन्य 4 गोलों के संपर्क में रहता है और यदि इन चारों गोलों के केंद्रों को मिला दिया जाए तो हमें एक वर्ग जैसी संरचना प्राप्त होती है। इसीलिए इसका नाम है द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। देखो मैं मिला रहा हूं, ये देख सकते हो आप, आपको एक वर्ग जैसी संरचना दिखाई दे रही है। इसीलिए इसको बोलते हैं द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। तो देखो इसमें अगर मैं गोलों की उपसह संयोजन संख्या की बात करूं तो कितनी आएगी? उपसह संयोजन संख्या कितनी है? 4 है। अरे भाई एक गोला अधिकतम 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है तो उपसह संयोजन संख्या 4 हो गई। अब देखो ये जो व्यवस्था है, मान लो पहली पंक्ति के जो गोले हैं इनको मैं ए नाम दे दूं, दूसरी है ये भी इसके ऊपर ठीक इसके ऊपर ही आ रही है, फिर तीसरी दूसरी के ठीक ऊपर आ रही है और फिर चौथी, यानी अपन कह सकते हैं कि व्यवस्था एक जैसी है। तो इसका मतलब इस व्यवस्था को हम कह सकते हैं ए व्यवस्था। क्या कह सकते हैं? ए व्यवस्था कह सकते हैं कि पहली पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति के गोले आ रहे हैं, दूसरी पंक्ति के ऊपर तीसरी पंक्ति के गोले आ रहे हैं और तीसरी पंक्ति के ऊपर चौथी पंक्ति के गोले आ रहे हैं। देखो एक चीज़ और आप याद रखना, सिर्फ आपको याद रखनी है, अगर इस निबिड़ संकुलन की संकुलन दक्षता की बात करें अपन, देखो संकुलन दक्षता को हम आगे बढ़ेंगे डिटेल में। संकुलन दक्षता वो कितनी होती है? तो वो होती है 52.4%। बस इसको आपको याद रखना है। संकुलन दक्षता को हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से, फिर भी आपको मैं थोड़ी सी बता दूं क्या होती है। देखो हमें पता है कि क्रिस्टल जालक होता है और जालक में अवयवी गोले होते हैं। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि क्रिस्टल जालक में गोलों के द्वारा घेरा गया आयतन क्रिस्टल जालक के कुल आयतन की तुलना में कम होता है। अतः यदि गोलों के द्वारा घेरे गए आयतन में क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का भाग दे दिया जाए तो हमें संकुलन दक्षता प्राप्त होती है। और यदि इस अनुपात को 100 से गुणा कर दे तो हमें प्रतिशत संकुलन दक्षता ज्ञात हो जाती है। तो मेरा मतलब सीधा सा यही है कि द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन की उपसह संयोजन संख्या तो 4 होती है और संकुलन दक्षता होती है 52.4%। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। अब हम ले रहे हैं सेकंड, इसका बी पार्ट। बी पार्ट की बात करते हैं अपन। देखो बी पार्ट में अपन लेंगे द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन।
कौन सा लेंगे? द्विविमीय षटकोणीय, उसको ए नाम दिया, इसको बी नाम। क्या रहेगा नाम? द्विविमीय षटकोणीय, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन, यानी इसको अपन कह सकते हैं हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन। ये लो। अब देखो, हमने ए द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन में क्या देखा था कि पहली पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति के गोले ठीक ऊपर आ रहे थे, तीसरी के दूसरी के ऊपर आ रहे थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा? इसमें दूसरी पंक्ति के गोलों को पहली पंक्ति के ऊपर इस प्रकार से रखते हैं कि वो पहली पंक्ति के अवनमनों, देखो एक नाम है अवनमन, या तो आप बोल दो इसको अवनमन, या हम कह सकते हैं रिक्ति, रिक्ति या रिक्तिका। अभी हम इस चीज़ को डायग्राम से देखते हैं। देखो मैं बना रहा हूँ द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। पहले मैं बना रहा हूँ पहली पंक्ति, ध्यान से आप समझेंगे इस चीज़ को। अब देखो, अब दूसरी पंक्ति के गोले रखूंगा ना मैं, वो यहाँ नहीं रखूंगा, ये जो अवनमन है या अपन इनको रिक्तिका कह सकते हैं, इनमें अपना स्थान ग्रहण करेंगे। कैसे? ऐसे। ये पहली पंक्ति हो गई और ये दूसरी। अब तीसरी आएगी तो वो दूसरी के अवनमनों में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। ये लो। अब अगर चौथी लाऊं मैं तो चौथी तीसरी के अवनमनों में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। देख सकते हो आप। तो देखो, इसको मैं दे दूं फर्स्ट, इसको मैं दे दूं सेकंड, इसको मैं दे दूं थर्ड नाम और इसको मैं दे दूं फोर्थ। अब देखो आप, पहली पंक्ति के अवनमनों में दूसरी पंक्ति के गोले अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं और तीसरी पंक्ति के गोले दूसरी के अवनमनों में अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। अब मान लो मैं यहाँ पर कोई एक गोला ले लूँ, मैं कोई सा भी एक गोला, जैसे मान लो मैंने ये गोला ले लिया। अब देखो, ये गोला कितने गोलों की स्पर्श कर रहा है? इधर इसको कर रहा है, इधर इसको कर रहा है, इधर इसको कर रहा है, इधर इसको कर रहा है और इधर इसको कर रहा है, इधर इसको। यानी अपन कह सकते हैं कि इस निबिड़ संकुलन में एक गोला 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है। और यदि इन 6 गोलों के केंद्रों को मैं मिला दूं, देखो इसको मैं छायांकित कर रहा हूं, ये लो, मिला दो आप, ये मैंने मिला दिया है, तो हमें एक षटकोणीय संरचना प्राप्त होती है। कैसी? षटकोणीय संरचना। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब देखो, अगर इसकी व्यवस्था की बात करूं मैं, तो ये पहली पंक्ति है, यानी इसको मैं ए दे दूं। अब देखो, एक के ठीक ऊपर नहीं आ रही है, यानी इसकी व्यवस्था अलग है, इसका मतलब इसको मैं बी नाम दूंगा। अब देखो तीसरी को, देखो आप, तीसरी के गोले ठीक पहली के सामने आ रहे हैं, इसका मतलब तीसरी पंक्ति पहली पंक्ति के जैसी है। इसका मतलब इसको ए, इसको बी, तो इसको वापस से क्या दे दूंगा मैं? ए नाम। अब देखो चौथी को, देखो आप, चौथी के गोले ठीक दूसरी के ऊपर आ रहे हैं, इसका मतलब ये
दूसरी जैसी है तो इसको मैं दे दूंगा बी। इसका मतलब ये जो व्यवस्था है उसको हम क्या बोलेंगे, ए बी प्रकार की व्यवस्था। अगर हम गोलों की उपसह संयोजन संख्या की बात करें, उपसह संयोजन संख्या तो कितनी रहेगी, अरे भाई एक गोला 6 गोलों के संपर्क में है, 1 2 3 4 5 6 तो 6 हो गई, ये लो। और अगर इसकी मैं प्रतिशत संकुलन दक्षता की बात करूं, प्रतिशत संकुलन दक्षता तो वो होती है 60.4%। देखो उसकी थी 52.4%, इसकी है 60.4%। तो एक चीज तो साफ साफ स्पष्ट दे रही है कि ज़्यादा पैक्ड स्ट्रक्चर यानी सर्वाधिक निबिड़ संकुलित जो संरचना है वो कौन सी होगी, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। या अपन सीधा सा ऐसे कह सकते हैं कि द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन की तुलना में ज़्यादा दक्ष है। और ये हमने किस बेस पे कहा, इसकी संकुलन दक्षता के आधार पर। इसकी होती है 60.4% और द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन की थी 52.4%। तो ये हमने द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन को समझा। इसकी उपसह संख्या 6 होती है। व्यवस्था ए बी टाइप की। तो हमने 2 प्रकार के निबिड़ संकुलन देख लिए, पहला एक विमीय और दूसरा द्विविमीय। अब जो हमारा वीडियो का 6 पार्ट होगा उसमें अपन देखेंगे त्रिविमीय निबिड़ संकुलन को। देखो मेरे साथ आप लगातार बने रहिए, लगातार बने रहेंगे आप, वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो उम्मीद है मुझे पूरी कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको ज़रूर अच्छे से समझ में आएगा और आप अपनी जो सफलता है उसमें अपना मार्ग प्रशस्त कर सकेंगे। तो आप लगातार मेरे वीडियो को देखते रहिए। आपके जो और भी साथी हैं उनको भी आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और जो मेरा चैनल है केमिस्ट्री बाय रामनिवास सोईवाल सर उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।